नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं। राजस्थान की राजनीतिक हलचल के साथ हम हाजिर हैं। राजस्थान में हर दिन चुनावी मोड में आ चुके प्रदेश की राजनीति नई करवट ले रही है। 3 दिन तक यानी कि आज, कल और परसों बीजेपी के दिग्गज नेता राजस्थान आ रहे हैं। आज राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर यानी कि जोधपुर में है। कल भरतपुर में पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे और परसों मेवाड़ संभाग में अमित शाह, गृह मंत्री देश के और सर्वे सर्वा पार्टी के कहें अगर मोदी शाह की जोड़ी चाणक्य बीजेपी के मेवाड़ पहुंच रहे हैं। यानी कि 3 संभाग 3 दिन में बीजेपी कोशिश जतन हर संभव कि कैसे राजस्थान के गढ़ को भेदा जाए। आज मुख्यमंत्री के घर पहुंचकर दहाड़ लगा रहे हैं देश के रक्षा मंत्री। इस वक्त उनका कुछ ही देर में संबोधन शुरू होने वाला है, लेकिन आज वो यहाँ पर पूर्व सैनिकों से भी मुलाकात करेंगे। बाड़मेर, पूरा जो जोधपुर संभाग है उसमें शेरगढ़ विधानसभा जो है उसमें आज ये रैली आयोजित की गई है और कोशिश है एक जाति विशेष के लोगों को यहाँ पर एड्रेस करने की, संबोधित करने की और उनके वोट बैंक को बीजेपी अपने पक्ष में लेना चाहती है। जोधपुर का प्रमुख चेहरा गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त वहां पर संबोधन दे रहे हैं और इसके बाद कल किस तरह से यहाँ पर जो पार्टी शंखनाद कर रही है, अध्यक्ष राष्ट्रीय भरतपुर पहुंच के इसे कैसे आगे बढ़ाएंगे और मेवाड़ में कैसे अमित शाह पार्टी की ताकत को आगे बढ़ाने के प्रयास करेंगे। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज हम न्यूज़ 24 के इस डिबेट में। मेरे साथ खास मेहमान है, पैनल है एक अच्छा। ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रियदर्शी भटनागर कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर प्रवक्ता हैं, डॉक्टर निमिषा गौड़ बीजेपी से और संगीता बेनीवाल जो है वो हमारे साथ बाल आयोग की अध्यक्ष जो इस वक्त है राजस्थान में। जोधपुर आपका गृह क्षेत्र है, आपका जोधपुर से रिश्ता है, इसलिए जोधपुर पर आपकी पकड़ भी मजबूत है। मुख्यमंत्री जो है उनके भी गुड बुक्स में आप आती हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगी संगीता बेनीवाल जी, क्योंकि आपके घर में आज देश के रक्षा मंत्री आ रहे हैं और जिस तरह से हमला करने की कोशिश बीजेपी जो आक्रामक अंदाज में तेवर दिखा रही है, कैसे कांग्रेस पार्टी उससे मुकाबला करेगी। एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पहले ही होता है और उसके बाद मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, गृह जिले में आकर अगर बड़े दिग्गज किसी जाति विशेष को यहाँ पर अपने साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही पूरे वोट बैंक को यहाँ पर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, पूर्व सैनिकों से मुलाकात कर रहे हैं, यानी कि हर बिरादरी को यहाँ संबोधित करने की कोशिश है। किस तरह देखती है कांग्रेस पार्टी और आप खुद संगीता बेनीवाल जी? देखिए मीना जी, सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगी हमारे भारत सरकार के रक्षा मंत्री जी जोधपुर पधारने पर। अपनाइत की धरती, अपनेपन की धरती जोधपुर में उनका स्वागत है। परंतु 4.5 साल, 4.25 साल हमारे रक्षा मंत्री कहाँ थे? क्यों उन्होंने जोधपुर की सार संभाल नहीं करी? क्यों वो जैसलमेर बॉर्डर नहीं आए? मैं कहना चाहूंगी, मणिपुर में जब त्राही त्राही मची थी, मणिपुर में जब लोगों के घर जल रहे थे, तब रक्षा मंत्री जी कहाँ थे? गृह मंत्री जी कहाँ थे? प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? तो देखिए, चुनावी समर है मीना जी, इसी तरह से आज रक्षा मंत्री जी आए हैं और मैं कहूंगी कि छत्तीसी कौम की जो होती है उसको लेकर हमें चलना चाहिए, जाति विशेष लेकर नहीं चलना चाहिए। तो ये ही रक्षा मंत्री थे भारत सरकार के, जो हमें दिखाई नहीं दिए 4.5 पौने 5 साल, कभी नहीं दिखाई दिए। और अब जब चुनावी समर है, तब डे बाय डे, अभी जिस तरह से आपने बताया 3 दिन तक सभी मंत्रीगण, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जी, ये सब सिलसिला इनका चलता रहेगा। वोटों की राजनीति है। जब चुनाव जिस भी राज्य में होते हैं, वहां 1 बाय 1 सभी नेता पहुंच जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। क्या हमला बोलेंगे ये हमारे ऊपर? हमारे राजस्थान, जोधपुर, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी का गढ़ है, छत्तीसी कौम को साथ लेकर चलने वाले मुख्यमंत्री जी का आप देखिए, मास्टर स्ट्रोक देखिए आप उनका, आप देखिए उनकी योजनाएं, उनके नीतिगत निर्णय। आज जो अंतिम व्यक्ति जो बैठा है लाइन में, ढाणी जी, में, उस संगीता तक जी, उन्होंने लेकिन योजना बनाई। मुख्यमंत्री का ही टेन्योर याद किया जाएगा कि तमाम जातियों को खुश करने के लिए उन्होंने अलग-अलग बोर्ड बना दिए उन जातियों के नाम से।
नहीं देखिए, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि तमाम जातियों को, देखो मैंने अभी एक लाइन बोली कि कांग्रेस पार्टी 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, तो क्यों सिर्फ एक ही समाज का वोट बनना? सभी समाजों में संतुलन होना चाहिए, सभी समाज को लगना चाहिए कि उनकी महत्वता है। हिंदू तो हम भी हैं, पर हिंदुत्व वाली बात जो है वो कहाँ से आई? ये संगीता धर्म की बेनीवाल राजनीति जी, आपकी कांग्रेस पार्टी कभी जानकारी नहीं के कर लिए सकती। बता दें, संगीता जी आपकी जानकारी के लिए बता दें, न्यूज़ 24 पर हम किसी भी देश के नागरिक को अलग-अलग धर्मों और जातियों में बाँटने की कोशिश नहीं करते हैं और ना ही इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बचते भी हैं। तो आप सभी पैनलिस्ट इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। प्रियदर्शी भटनागर जी, आपके पास आना चाहूँगी। कांग्रेस पार्टी आज की रैली को किस रूप में देखती है? आपके पास क्या फीडबैक है? कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? पूरे मारवाड़ के कौन-कौन से इलाकों से, कौन-कौन से विधानसभा क्षेत्रों से, कौन से जिलों से यहाँ पर जो मारवाड़ के हैं, कितनी बड़ी संख्या में इस रैली में बीजेपी अपनी ताकत दिखाने में कामयाब हो रही है? देखिए, सबसे पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी गुटबाजी के कारण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में राजस्थान के नेताओं की दिल्ली बुला के कई बार क्लास ली, उसके बावजूद भी काम नहीं चला। तो अब यह स्थिति आ गई है कि इनका राष्ट्रीय नेतृत्व अब बार बार राजस्थान में आकर इनको एकजुटता का पाठ पढ़ा रहा है। इस तरह की जो मीटिंग है, ये कहीं ना कहीं इसी बात का घोतक है कि वो यहाँ पर आके इनकी क्लास लेते हैं और इनको समझाते हैं। जहां तक आपने पूछा है कि इनके प्रदर्शनों की भीड़, तो आप देख लीजिए, ये तो राजनाथ सिंह है, जब मोदी जी खुद राजस्थान आ गए, उनकी भीड़ का आपने खाली कुर्सियों से अंदाजा आप लोगों को, सारी मीडिया को पता है, राजस्थान की जनता को पता है। सीपी जोशी जी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके जितने जनाक्रोश के जो भी रैलियां जयपुर के प्रदर्शन हुए, खाली कुर्सियां इस चीज का घोतक है कि आज जनता के अंदर ये अपना विश्वास खो चुके हैं। जबकि आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी के कारण आज ये टुकड़े टुकड़े में बट गई है और आज इस तरीके के इनके राष्ट्रीय नेता राजस्थान आकर बार बार आके राजस्थान के अंदर मुद्दा तलाश रहे हैं, कोई मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि माननीय अशोक गहलोत जी के जो उत्कर्ष और उल्लेखनीय काम है, जो योजना है, उसके आके भारतीय जनता पार्टी आज राजस्थान में घुटनों के बल पे आके बैठ गई है और इन्हों के पास में समझ नहीं पा रहे हैं कि किस मुद्दे पे चुनाव लड़ें। कभी ये कहते हैं कि हम मना मोदी जी के फेस पे चुनाव लड़ेंगे, उधर इनके आरएसएस कहती है कि अब मोदी जी के फेस पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उसमें दम नहीं रहा है, हमें जनता से जुड़े हुए मुद्दे लाने पड़ेंगे। जनता से जुड़े मुद्दे ये लाएंगे कैसे, क्योंकि 4.5 साल तक तो ये जनता के साथ रहे नहीं, ये राजनीति करते रहे। अब जब चुनाव आ गए तो इस तरीके से बार बार राजस्थान में आकर भीड़ इकट्ठी करने में, तो ये आप देख लीजिए कल के अखबार और आज आप देख लेना, शाम को पता चलेगा ये कितनी भीड़ लेके आए। डिक्लेरेशन ये करते हैं 5 लाख लाएंगे और आते हैं इनके 25,000 है। ये स्थिति आज के प्रोग्राम में भी रहनी है। तो आप मुझे तो बताइए ना, आपके पास अभी क्या फीडबैक है? आपकी पार्टी की सरकार है, आपके मुख्यमंत्री वहां के हैं, पूरा प्रशासन आपका है, वो कितना क्लेम करेंगे उसको छोड़ दीजिए। देश के रक्षा मंत्री वहां पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्री राजस्थान के गजेंद्र सिंह शेखावत अपने गृह जिले में है, वहां पर पार्टी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है, आपने कोई फीडबैक नहीं लिया, आपने पूरा ब्यौरा। तो मेरी बात सुनिए, ये तो इनकी पार्टी बताएगी कि इनका कितना जनता से जुड़ाव है, इनका कितना प्रोग्राम है, इनकी कितना क्षमता है। ये तो इनके प्रोग्राम में इनकी क्षमता दिखेगी, इनके प्रोग्राम की असफलता से। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। इनके प्रोग्राम की वर्थ से हमारी क्षमता पता चलेगी कि हम कितने पानी में। अगर इनका कार्यक्रम असफल रहता है, ये भीड़ नहीं इकट्ठी कर पाते, तो उससे साफ ये मैसेज जाएगा कि राजस्थान की जनता माननीय अशोक गहलोत जी के काम से खुश है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका कोई विश्वास नहीं है। जैसा आज तक होता आया है, इनकी खाली कुर्सियां रहने वाली है। कैसी कुर्सियां होंगी वो सब तो कल। अब क्या रहेगा, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, प्रोग्राम इनका स्टार्ट हो गया है। मीना जी इनका प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। इस वक्त पूरी मशीनरी वहां पर तैनात है, इस वक्त वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। मेरा सवाल जो था उसका जवाब आपके पास नहीं है, क्योंकि मैं दे रहा हूं आपका जवाब, मैं आपके बात का जवाब दे रहा हूं। मीना जी में फीडबैक सिस्टम नहीं है सर, हम पिछले कई दिनों से। अरे डॉक्टर निमिषा मीना जी, डॉक्टर साहब जरा बताइए निमिषा जी कि इस वक्त बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपनी ताकत जुटाकर कितने जिलों के लोगों को राजनाथ जी की रैली में इस समय इकट्ठा किया है?
और इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? डॉक्टर मीना जी, आपके चैनल के माध्यम से हमारे रक्षा मंत्री जी का राजस्थान की धरा पर, वीर वीरांगनाओं की धरा पर अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज आप देखिए, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आज हमारे रक्षा मंत्री जी पधारे हैं और आप वहां पर हजारों की संख्या में, हमारे कार्यकर्ता ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां विजिट हैं, क्योंकि ये सरकार जो है, केंद्र की सरकार है कि कतनी करनी में कोई अंतर नहीं है। बार बार ये कुर्सियों, खाली कुर्सियों का दर्द बार बार बयां कर रहे थे। मैं समझ सकती हूँ प्रियदर्शी जी। निमिषा जी, सीधा सीधा सवाल जो आपसे पूछा उसका जवाब दीजिए ना, क्यों उलझ रहे हैं आप प्रियदर्शी जी में? मुझे ये बताइए, आपकी पार्टी के कौन कौन से वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद हैं? कितने जिलों से लोग वहां पहुंचे हैं राजनाथ सिंह को सुनने को, देश के रक्षा मंत्री को सुनने को, साथ ही आपके जोधपुर के लोकसभा से जो सांसद हैं और साथ ही केंद्रीय जल मंत्री हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं आज एक परीक्षा है। उस परीक्षा में वो कितने सफल हो रहे हैं, जरा एक मोटा मोटी, आज हजारों में तो 1000 से लेके 90,000 और 99,000 होते हैं। आप कोई एक ऐसी बात बताइए जो दर्शक देख रहे हैं वो समझें कि हाँ, यहाँ पर आने वाली 6 से 7 विधानसभाओं के इतनी संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता और ये बड़े नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। देखिए, बड़े नेताओं में तो हमारे लगभग सारे वरिष्ठ, चाहे वो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हों, अध्यक्ष जी हों, हमारे पूर्व मंत्री हों, लोकसभा के प्रभारी हों, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के राज्यसभा सदस्य, वहाँ के विधानसभा विधायक, सभी भाजपा के सभी वरिष्ठ जनगण वहाँ मौजूद हैं। और डॉक्टर मीना शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, प्रधान सेवक से लेकर के बूथ तक का कार्यकर्ता हर दिन अपने समर्पण की परीक्षा से गुजरता है। तो ये मत कहिए कि आज उनकी परीक्षा है, हर दिन उनकी परीक्षा होती है और भाजपा का परिणाम, उसकी कार्य नीतियों का परिणाम ही उनका प्रमाण है। ये हमारा स्लोगन भी है। आप देखिए, 9 साल के हमारे कार्यकाल का आज जो हमारे रक्षा मंत्री जी आए हैं जोधपुर लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में, तो उसका वो बखान करेंगे, बताएंगे कि कैसे रूस यूक्रेन युद्ध के अंदर भारतीय विद्यार्थियों को जब निकालना था तो तिरंगे झंडे का मान बढ़ा। किस तरह से आप देखिए, नाटो प्लस का यदि अमेरिका ने, केंद्र सरकार का काम था, काम अच्छे से किया तो काम करना चाहिए। उसमें मीना जी, मैं राजस्थान के कंप्लीट कर चुनावों लूं से प्लीज। उसका क्या वास्ता है निमिषा जी? देखिए डॉक्टर मीना जी, मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। देखिए, सरकारों ने तो काम भी किया है ना, 70 साल क्या किया, 9 साल क्या हुआ, ये पूरा लेखा जोखा मैं आपको दूंगी, लेकिन आप समझिए। और एक बात और मैं कहूंगी आपको, रक्षा मंत्री जी पिछले साल भी आए थे, हमारे वीर दुर्गादास जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए भी आए थे, और ये 9 वर्ष के कार्यकाल का बखान करने के लिए जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में आए हैं। हम ये जानते हैं कि सरकार प्रमाण काम है हमारा, करती है, उसे बताने की जरूरत क्यों पड़ती है? पूरी सरकार केंद्र की इस वक्त इस काम में जुटी हुई है कि हमने क्या क्या काम किया है। सरकार के कैबिनेट मंत्री, सांसद, तमाम विधायक, तमाम कार्यकर्ता जनता को ये बता रहे हैं कि हमने ये काम किया है। अगर जनता के लिए किए हुए काम है और जनता को ही उसका लाभ हुआ है, तो फिर जनता को बताने की कहाँ जरूरत है? पहली बात निमिषा जी। दूसरी बात, मुद्दा ये है इस वक्त मारवाड़ में बीजेपी की जो स्थिति है उसे कैसे सुधारा जाएगा। इस वक्त मारवाड़ में सीटों का जो गणित है उसे कैसे अपने पक्ष में करेगी बीजेपी, सवाल ये है। इसका जवाब मैं आपके पास आऊंगी वापस लेने के लिए। उससे पहले ओम सैनी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। ओम सैनी जी, जोधपुर की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है इस वक्त? राजनाथ सिंह के जरिए जोधपुर मुख्यमंत्री के गृह जिले में कितनी बड़ी दहाड़ बीजेपी की इस वक्त आप देख रहे हैं? देखिए, कुल मिलाकर ये जो अभी आज के बाद में जो लगातार 3 सभाओं का जिक्र है, उसमें बताया गया है कि 9 साल के अंदर दिल्ली की सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, क्या क्या काम किए हैं, उन्हीं का जिक्र करने, उनको लोगों को समझाइश के लिए भेजा है कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने में क्या किया, अयोध्या में राम मंदिर बनवाने में क्या किया, 3 तलाक हटाने में क्या किया, सहकारिता का अलग से मंत्रालय बनाने में क्या किया। ये सब बातें बतानी है उनको। इनको वीरांगनाओं को आके संबोधित नहीं करना है। उनको जो टोटल मिलाकर जो जोधपुर की 32 सीटें हैं
उनमें मैसेज देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने ये काम किया है। तो जिनको ये मन भावन लगता है, अच्छा लगता है, वो लोग उनसे आकर्षित हो, क्योंकि जोधपुर में पहले ही काफी अकाल, वो क्या कहते हैं, राहत वाला जो कार्यक्रम चल रहा है उसके माध्यम से काफी प्रचार कांग्रेस ने अपना कर लिया है। ऐसे में वो चाहते हैं कि इनका भी हो, लेकिन जैसे यहाँ सांसद जो हैं और जल मंत्री जो हैं, उनके बारे में जो संजीवनी वाला सिलसिला वो हर जगह संजीव हो जाता है, और उसके लिए उनको काफी मशक्कत करनी पड़ती है। आज की सभा में भी वो अगले यही सवाल उठेंगे लोगों का, क्योंकि वो पूछेंगे, कांग्रेस के लोग भी पूछेंगे, दूसरे लोग भी पूछेंगे। और साथ साथ में कल उन्होंने जो एक जुमला बोला है, वो जुमला चाहे मजाक में बोला हो, लेकिन हकीकत में सामने आ गया कि 46 करोड़ हजार करोड़ हम केंद्र सरकार से दिलवा देंगे उससे योजना के लिए जो पूर्वी राजस्थान के लिए तय है, अगर आप राजेंद्र जी राठौड़ को जितवा दें। तो इस तरह के जो बचकाना किस्म का प्रयास किया है एक कैबिनेट मिनिस्टर से, इस तरह की मजाक मतलब असहनीय लगती है। और साथ साथ में बस लेकिन जो टारगेट है वो जोधपुर संभाग की 32 सीटें हैं, जिसमें आपको क्या कहना चाहिए, जोधपुर है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, पाली है, जैसलमेर है। इस संभाग की जो सीटें हैं उन पर निगाह है, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि बाड़मेर के अतिरिक्त जोधपुर में आप देख लीजिए दिव्या की आवाज जरूर आती है कई बार, लेकिन वो एक कमिटेड परिवार है कांग्रेस के लिए। उनके दादा तो उन लोगों में से रहे जिनको काफी वोट मिलते रहे हैं। एक वक्त में तो जो 8 लोग जिनके सबसे ज्यादा वोट आए थे वो परशुराम जी के पास में आए थे, तो वो अलग सिलसिला है। लेकिन बाकी जगह पर आप कन्वे करने के लिए आपके पास में मौका है कि केंद्र सरकार ने क्या किया है। अब केंद्र सरकार ने जो कुछ किया उसके काउंटर तो फिर कांग्रेस के लोग अपनी बात बोलेंगे, तो बाकी इसका कोई ज्यादा वो नहीं है। ये तो प्रचार ज्यादा है कि साहब दहाड़ने का क्या सिलसिला है। इट इज वेरी सिंपल कि आप मीटिंग कर रहे हैं, उस मीटिंग में आप घोषित कर रहे हैं कि 50,000 लोग आएंगे, तो अगर 50 नहीं आते हैं, 5 आते हैं, तो भी आप कन्वे कर रहे हैं। तो इस तरह की जुमले, बड़े बड़े जुमले बोलने की आदत जो पिछले 9 साल में काफी पॉपुलर हो गई है कि जुमले बोलिए, लोगों को इम्प्रेस कीजिए, वो नहीं होना चाहिए, काम से इम्प्रेस कीजिए। आपके काम ये है, धारा 370 आपने हटाई, अयोध्या का मंदिर आपने बनवा दिया, 3 तलाक के मामले में आपने जो फैसला किया है, और अलग से एक सहकारिता का मंत्रालय बना रहे हैं, ये सब बातें कहिए तो ठीक भी लगेगा, लेकिन दाड़ कुछ भी नहीं है। दाड़ तो यहाँ पर जनता से समन्वय और संवाद स्थापित करने का जरिया है, वो आप कर रहे हैं। तो सर, अब मैं आपको तो 70 के दशक में आपने ये भी जो चला कहा है था महेश जी के पास जाती हूँ, मीना उसके जी आ बाद गई। निमिषा जी आपके एक पास बात आऊंगी। मैं इंटरप्ट करते बोलना चाहूंगी मीना जी। जी मीना जी, जी मैं एक आपके बात पास कहना आऊंगी। चाहूंगी पहले मैं। जी जी 70 के दशक में गरीबी हटाओ के नारे लगते रहे, लेकिन गरीबी किसकी हटी ये आप भी जानते हैं। परिवारवाद, जी क्षेत्रवाद से उभर करके आज भी महंगाई आम राहत के जनता तक कैंप लग रहे राजनीति हैं। को पहुंचा है। 70 के दशक में महंगाई हटाओ लगे, आज भी महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है। लेकिन मैं वापस अभी महेश शर्मा जी के पास सरकार भी हटा दी जाती इसके बाद हूँ। उसके बाद जी, महेश शर्मा जी, इस जी। वक्त जो जोधपुर से लेकर तमाम संभागों को जो साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, और पूरी ताकत बीजेपी ने जो झोंकने की जो प्रयास किए हैं, और 3 बड़े दिग्गज नेता इस वक्त, आज राजनाथ सिंह हैं जोधपुर में, कल भरतपुर में जेपी नड्डा हैं पार्टी के अध्यक्ष, और परसों मेवाड़ में खुद अमित शाह पहुंच रहे हैं। यानी कि बीजेपी बूथ स्तर पर जहां कार्यकर्ताओं को भेज रही है बड़ी संख्या में, वहीं लीडरशिप जो है उसने भी कमान अपने हाथ में ले ली है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के घर में जाकर उन्हें चुनौती देने का ये जो प्रयास, ये जो कोशिश है, इसे आप बीजेपी की कितनी कोशिशों में कितनी सफलता, मतलब किस रूप में देखते हैं आप इसको? देखिए, जहां तक सवाल है चुनावी मोड में कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, दोनों आ गई हैं, तो इसी सूरत में है कि भाजपा का मूल मंत्र जो अभी ये जो विजय का वो ये मान के चल रहे हैं कि जो केंद्र सरकार मोदी का चेहरा लेकर के वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि राजस्थान के मुद्दों को ज्यादा प्रभावी तरीके से केंद्र सरकार का क्या नजरिया है, एक तो ये चीज है। लेकिन हाँ, जहां तक इन्होंने जो अपने चुनाव की व्यूह रचना की है, तो एक बार 3 संभाग जो प्रमुख रूप से हैं वहां पे अपनी पहल बनाने के लिए इन्होंने, और मोदी के कार्यकाल के जो जितने भी निर्णय लिए हैं या फैसले लिए हैं उनके बारे में आम जनता को अवगत कराने।
साथ साथ ही वहां जातीय समीकरणों का संतुलन को ध्यान में रखते हुए उनको साधने की कोशिश की है। अब जहां तक राजनाथ सिंह जी का सवाल है, और जहां ये बालेश्वर में जहां जो बैठक ये जन रैली या सभा का आयोजन किया जा रहा है और दावे किए जा रहे हैं, तो वो ये मान के चलिएगा कि वहां राजपूत बहुल जितने भी हैं मतदाता, उनको साधने की कोशिश की जा रही है। मेवाड़ के बारे में जहां तक सवाल है, तो वहां पे चूंकि ये माना जाता है कि जिसने मेवाड़ फतेह कर लिया है वो मतलब क्या कहते हैं सत्ता में आ जाता है। ये जो धारणाएं हैं वो उस तरह को ध्यान में रखते हुए, जब से भाजपा जो है जहां कटारिया जी को राज्यपाल बना दिया, उसके बाद में वैक्यूम हो गया, तो उस वैक्यूम को भरने के लिए वहां पे सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाया गया है। और और उस वहां से चूंकि कई घटनाएं ऐसी हुई है जिससे ये भाजपा अपने वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। और जहां तक सवाल है भरतपुर संभाग का, तो वहां स्थिति बड़ी दयनीय है। वहां इस समय शून्य की स्थिति में है भाजपा है। तो वहां जो नड्डा जी आ रहे हैं, वहां कोशिश ये की जा रही है कि वो कोशिश, ये जो मुद्दे बनाए जा रहे हैं वो जनता को किसी तरह से मतदाताओं को उन अलवर और भरतपुर की करौली की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, और जो कांग्रेस जहां तक सवाल है वो पूर्वी राजस्थान नहर के मामले को लेकर के मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस का जो है मुख्य जो लक्ष्य है, जो जितनी भी घोषणाएं महंगाई राहत और बजट में जो घोषणाएं की उसका इम्प्लीमेंटेशन, और उनको लेकर के वो एक रणनीति के तहत उतर रहे हैं। तो इस बार फाइट बहुत टफ है बीजेपी के भी दृष्टिकोण से और कांग्रेस के दृष्टिकोण से। कांग्रेस के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वो इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि उनके प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो एक तो सत्ता में है और सत्ता के साथ साथ ही उनकी जो घोषणा है उनके दम पे और गहलोत का व्यक्तित्व है, ये चीजें हैं। और उसके बीजेपी का है कि मोदी के कार्यकाल में मोदी द्वारा जो निर्णय लिए हुए हैं वो किस तरह के हुए हैं। तो मुख्य चेहरा जो इस बार है मोदी वर्सेज गहलोत को बनाने की कोशिश की जा रही है। जी, ये जो मकसद है, इसमें साथ साथ बीजेपी ने अपनी पूरी लीडरशिप को भी जो कहीं ना कहीं झोंका है, और खुद प्रधानमंत्री ने कल ही स्टेटमेंट दिया जो मध्य प्रदेश में, उसमें स्पष्ट कहा कि इस बार मोदी के नाम से नहीं बल्कि कमल के नाम से आपको चुनाव लड़ना है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में ये बात साफ हो गई है कि अब मोदी का जलवा पहले जितना नहीं रहा है, जो स्वाभाविक भी है। समय के साथ जो करिश्मा है उसमें गिरावट आती भी है। लेकिन इस वक्त अगर हम मारवाड़ की सीटों की चर्चा करें, मारवाड़ की सीट इस बात पर मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी। मैं आऊंगी देश के प्रधानमंत्री, आप एक मिनट सुन लिए, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। आप प्लीज वेट करिए। हमारे पास ही प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति मिल रहे हैं। वहाँ की मशहूर गायिका जनगण मन गाने के बाद उनके पैर छू रही है। अमेरिकी संसद में नाटो प्लस का प्रस्ताव पारित नहीं हो रहा है, और आज आप कह रहे हैं जलवा। आप देखिए बूथ से लेकर संगीता बेनीवाल जी, इस वक्त मारवाड़ की 33 सीट, और अगर उसमें नागौर को भी मिला लेते हैं तो सीट होती है 43, 10 सीट। कांग्रेस पार्टी जो है उनमें से मौजूदा सीट में से कितनी सीट जो है बचाने की कोशिश करेगी, कितने नए कैंडिडेट इस बार उतारे जाएंगे, क्या रणनीति आपकी बन रही है? क्योंकि बीजेपी हर संभव जिस तरह से केंद्रीय लीडरशिप को यहाँ लेकर आई है, तो एक एक सीट पर बूथ मैनेजमेंट कर रही है। आपका टारगेट क्या है मारवाड़ में? देखिए मीना जी, जिस तरह से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 156 सीटों का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं, और मारवाड़ की बताइए, आप अपने जोधपुर और आसपास के जिलों की उन 43 सीट्स की बात करिए जो इस एरिया को इफेक्ट करती है, इस एरिया में आती है। मैं मारवाड़ की बात कर रही हूँ, आपके खुद के घर की बात कर रही हूँ, जोधपुर की बात कर रही हूँ। संगीता जी देखिए मीना जी, मैं तो यही कहूँगी, 43 सीटों में मुझसे आप पूछेंगे तो मारवाड़ में बहुत अच्छा माहौल है, कोई इनकमेंसी जैसी बात नहीं है।
पूर्व में भी हमारे जोधपुर जिले से 10 सीटें आती हैं, जिसमें 7 में कांग्रेस पार्टी है, और मारवाड़ में भी लगभग 43 में से हम लोग 41 का टारगेट लेके चल रहे हैं, 41-42 का। और जहां तक आपने कहा है कैंडिडेट्स की बात, तो जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, जनता के बीच जो रहा है, उसी कैंडिडेट को आला कमान व हाई कमान तय करेगा कि किसे तो वापस। दो सीट आप मान रही हैं कि आपके हाथ में नहीं है 43 में से, ये आपने पहले मान लिया है। अब निमिषा जी कितनी सीट अपनी मान के चलती है बीजेपी की अब आने वाले इस चुनाव में, कितनी बढ़ा पाएंगी आप अपनी सीट निमिषा जी? बीजेपी ने कुछ आकलन किया है, कुछ आपके पास भी स्टडी है कि मारवाड़ में जब राजनाथ सिंह आ रहे हैं तो हमें एक एक सीट पर किस तरह से आगे बढ़ना है? क्या टारगेट है आपका कि मारवाड़ में हम बीजेपी की जो स्थिति है उसको कैसे सुधारेंगे? देखिए मीना जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने कहा, हमारे प्रधानमंत्री का डंका देश में नहीं विदेशों में भी गूंज रहा है। अमेरिकी संसद के अंदर कानून निमिषा जी पारित होता विषय है से और ना तो भटके, छोड़ विषय से दीजिए, ना नाटो तो प्लस छोड़ के सदस्य दीजिए। ने आप मीना जी लोगों को मैं बहुत बताइए धैर्यपूर्वक सुनने की बताइए चर्चा को, हाँ ले जाएंगे अमेरिका। देखिए हम डेमोक्रेटिक देश में हैं और हम डायलॉग भी करते हैं, तो ठीक है, अब आपको सुना मैंने धैर्यपूर्वक, आप भी सुनिए। अमेरिका संसद में नाटो प्लस का प्रस्ताव आया जिसको हमने रिजेक्ट कर दी। तो अमेरिका के आगे, जिस शक्तिशाली देश के आगे हमारी पूर्ववर्ती सरकारें हाथ जोड़ के खड़ी रहती थी, आज हम अपनी बात मनवाने के आपको साथ इतिहास का ज्ञान है या नहीं? गलत है इन्फॉर्मेशन, हमारा गलत ख्याल है। आप जानती ही नहीं है पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर के क्या था, क्या बोल रही हैं आप? इतिहास को गलत मत डिस्टोर्ट मत कीजिए। मीना जी बताइए, इतिहास डिस्टोर्ट हो रहा है, ये देखिए। विरोध के लिए विरोध मत करिए, मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप हमारे उनका प्रधानमंत्री के प्रति भाव और सम्मान है, उन्हें एक्सप्रेस करने दीजिए, प्लीज प्लीज बोलने दीजिए। मैं ओम सैनी जी आपका भी वरिष्ठ पत्रकार होने के लिए सम्मान करती हूँ, लेकिन हमें जानना होगा, हमें समझना होगा कि भारत की जो आज स्थिति है कोविड महामारी के बाद, जो अड़ोस पड़ोस के देश बिखरे हैं और भारत मजबूती से सामने आया, उसके पीछे आधार यही है, दूरगामी मानवीय मूल्यों के साथ भारत ने सर्वसमावेशी विकास किया है। चाहे वो नारी का सम्मान हो, चाहे हमारे किसान भाइयों को सम्मान निधि पहुंचानी हो, या अन्य सभी सहयोग हो, पहलवानों का सम्मान, वैक्सीनेशन को लगाया जाना हो। ओम सैनी जी आपका सम्मान करती हूँ और मैं बिल्कुल इंटरप्शन में नहीं, आप गालियां दीजिए ना, आप जैसे ही आप डिस्टोर्ट करेंगे मैं रोकूंगा। आप हिस्ट्री को डिस्टोर्ट कर रही हैं, वो नहीं होना चाहिए। सच बोलिए, सच। प्रधानमंत्री मोदी की जो उपलब्धियां, उनकी चर्चा कीजिए ना। प्रशस्ति गान नहीं, मोदियों की उपलब्धि की चर्चा कीजिए। देशों को दवाइयों का वितरण, इतिहास डिस्टोर्ट मत कीजिए, आप उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। मेरा कहना है मुश्किल यही है, दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं की मुश्किल है, ये मुश्किल है, वो विषय पे नहीं बने रहते क्योंकि उनके पास विषय की पूरी जानकारी नहीं होती है। देखिए निमिषा शर्मा जी, मेरी बात आप पूरी हो जाने दीजिए। जी बोलिए प्लीज, निमिषा जी को बोलने दीजिए सर, प्लीज प्लीज बोलने दीजिएगा। हाँ निमिषा जी बोलिए। इसको स्वीकार करना होगा, आपको स्वीकार वैक्सीनेशन 100 देशों को, और ये प्रमाण आपका मेरे के साथ में, ये प्रमाण हमारी अमेरिका की उपराष्ट्रपति का है, आपके लिए तो मानक। हाँ, उपराष्ट्रपति मेरे मित्र हैं, मैं जानता हूँ ठीक से। मानक है ना, मानक है वो। निमिषा जी हमारे रक्षा मंत्री जी पधारे हैं। निमिषा जी अब सुनिए भी, निमिषा जी हमने आपको सुना, अब आप सुनिए। इस वक्त हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों पर बात नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया भोपाल में जाकर कि हमें मोदी के नाम पर नहीं, कमल के नाम पर चुनाव लड़ना है। हमने उस स्टेटमेंट को मेंशन किया कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को समझ रही है कि पार्टी बड़ी है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। आपने भी प्रधानमंत्री के सम्मान में जो कहा वो आपकी जिम्मेदारी है और आपका हम सम्मान करते हैं। शर्मा, अब निमिषा जी, प्रधानमंत्री जी जो संसद की चौखट पर आते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। वो प्रधानमंत्री जी सदैव उन्होंने संगठन को आगे रखा है। प्रधानमंत्री विषय नहीं है, विषय है मारवाड़, मारवाड़ की सीट, मारवाड़ में बीजेपी का चेहरा, मारवाड़ में आपकी इंटरप्शन इतना ज्यादा है। और सुनिए मेरी बात, अब इस मारवाड़ की 32 विधानसभा सीटें, तो आप ये मान के चलिए वो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र जहां पर युवराज हारे हैं, और आप मुख्यमंत्री जी का गढ़ है जहाँ की सड़कें, युवराज नहीं, प्लीज संगीता
संगीता जी बोलने दीजिए उनको, प्लीज बोलने दीजिए। हाँ बोलिए निमिषा जी, प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज जो सड़कों की हालत है, जो अस्पतालों के हालत हैं, जो वहां पर सांप्रदायिक दंगे भड़काए गए, उससे पीड़ित निमिषा जी मैंने आपको पहले ही कहा, संगीता जी प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज मैं आपके पास आऊंगी, बीच में कोई ना बोले। मैंने आपको पहले ही कहा, कार्यक्रम की शुरुआत में न्यूज़ 24 पर हम कोशिश करते हैं धर्म और जाति से अलग सामयिक विषयों पर तथ्यात्मक चर्चा करें। तथ्य ये है कि मारवाड़ में वहाँ की सड़कों की हालत, वहाँ पानी भराव की हालत, वहाँ बढ़ाने की व्यवस्था की हालत, और साथ में कैसे बढ़ाया जाएगा, जहाँ मारवाड़ तक जयपुर की योजना नहीं पहुँच सकी, जयपुर की सरकार नहीं पहुँच सकी, वहाँ पर केंद्र की सरकार पहुँची है। निमिषा जी आपके चेहरे बताइए, बीजेपी के इस वक्त मारवाड़ के चेहरे बताइए जिनके नाम पर आप चुनाव लड़ेंगे, जिन्हें मैदान में उतारेंगे। कौन कौन है वो चेहरे जो बीजेपी को मारवाड़ में मजबूत करेंगे? राजनाथ सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। डॉक्टर मीना शर्मा, हमारे यहाँ कमल का फूल ही है जो चुनाव लड़ेगा, और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। यहाँ पर आला कमान या एक परिवार नहीं है, पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि कौन चेहरे होंगे, कौन चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर जन सेवा ही हमारा आधार है, क्योंकि हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और रही बात हमारी योजनाओं की सार्थकता, मीना शर्मा जी, मैं खुद फील्ड में जाके देख रही हूँ। मैं बरल गांव गई, जहां पर घर घर में उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास में गरीब लोग रह रहे हैं। कह रहे हैं कि 55 साल तक कांग्रेस नहीं पहुंच पाई, 5 साल पहले ही मोदी जी ने मकान बनवाया, पक्का करवाया, मोदी जी की सरकार ने स्वच्छ शौचालय बनवाए। आज आप देखिए और रही बात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मारवाड़ के चेहरों पर चर्चा नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, बस निमिषा जी, अब मैं कांग्रेस के प्रियदर्शी भटनागर के पास जाती हूँ। मीना जी, हम बात मारवाड़ की कर रहे हैं और आज हमारे रक्षा मंत्री जी बालेसर आए हैं। मैं कहना चाहूंगी जो शेरगढ़ है वो हमारे वीरों की नगरी है। प्रत्येक घर में कोई ना कोई वहाँ का बेटा या भाई देश के लिए लड़ता है और शहीद हुआ है। शहीदों की और वीरों की नगरी मानी जाती है शेरगढ़ को। क्या वो सब उन्हें माफ करेंगे? अग्निवीर जैसी योजना कि आप 4 साल आओ, ट्रेनिंग लो और फिर आपको वापस बहाल कर दिया जाएगा। तो मैं पूछना चाहूंगी रक्षा मंत्री जी से कि क्या शेरगढ़ के सपूत आपको माफ करेंगे? आप अग्निपथ जैसी योजना लेकर आए तो आप उसका जवाब दें। आज बालेसर के मंच पर है, इस बारे में हमें बताएं। मैं पूछना चाहूंगी जल शक्ति मंत्री से, जो कल कहते हैं ईआरसीपी में लाऊंगा, लेकिन आने वाले समय में आप ये करें। क्या ये स्टेटमेंट है जल शक्ति मंत्री का? यानी वोटों की ही राजनीति है। 25 से 25 सांसद हमने दे दिए राजस्थान के, पर दुर्भाग्य की बात है काम दिखाई नहीं दे रहा मीना जी। और निमिषा जी बात कर रही है उज्ज्वला योजना की, जिसमें 500 रुपए का गैस सिलेंडर राजस्थान सरकार ने देने का काम किया है, नहीं पहुंचा। फिर आप विषय से दूर मत होइए, विषय से दूर मत जाइए। प्रियदर्शी भटनागर, कांग्रेस बीजेपी के इन प्रहारों का जवाब कैसे देगी? कांग्रेस राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के आने से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो जोश आया है, मारवाड़ में उसका पलटवार कैसे करेगी? क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी बना रही है कि मौजूदा जो सीट है इस वक्त पार्टी की, उन्हें कम से कम बचा लिया जाए? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि राजनाथ सिंह का आज राजस्थान आना मुख्य ध्येय यह है कि भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी को खत्म करना। ये तो दिखावी रूप से ये कह रहे हैं कि हम भीड़ के लिए आ रहे हैं, हम जनता के लिए आ रहे हैं, जबकि आप देख लीजिए इनके मैंने जो पूछा नहीं, आप मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं पहले मेरी ये भूमिका ये है कि सबसे पहली चीज तो ये गुटबाजी के कारण आ रहे हैं, इससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपनी पार्टी के आंतरिक मामले को निपटाने आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज, राजस्थान सरकार की और संगठन की जो सबसे बेहतरीन तैयारी वो ये है कि हम 4.5 साल से जनता के बीच में हैं, हमारे पास एक मजबूत संगठन है,
मजबूत संगठन होने के साथ साथ में हमारे पास में एकजुटता है। आने वाला जो चुनाव है हम हमारी एकजुटता से और मजबूत संगठन के साथ में हमारी उल्लेखनीय योजनाओं के माध्यम से लड़ेंगे। और आप देख लीजिए जिस प्रकार का जनता के मध्य हमारा माहौल है वो साफ तौर पर यह बता रहा है कि ना सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, सब जगह राजस्थान के अलावा भी कांग्रेस की सरकारें आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह सपना ही रह जाएगा कि वो कांग्रेस मुक्त भारत बनावे, जबकि होने जा ये रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत की दिशा की ओर जा रहा है। और जहां तक आपने मोदी जी पे बात खत्म करी थी कि मोदी जी ने कहा था कि आप कमल को वोट दीजिए, परंतु मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, वो दिन भी बहुत दिन दूर पुराने नहीं है जब मोदी जी ने कहा था कि आप कमल के सामने बटन दबाओगे तो वोट मोदी को पड़ेगा। यानी कि ये एक आदमी का घमंड बोलता है, परंतु आज वो घमंड जनता ने चकनाचूर कर दिया। और आज मोदी जी को यह एहसास हो गया, उनकी पार्टी के साथ साथ में आरएसएस ये कहने लग गई है कि मोदी जी के अब चेहरे का जादू खत्म हो चुका है, अब जनता से जुड़े मुद्दे लाने पड़ेंगे। और वो मुद्दे हैं कांग्रेस के पास में। कांग्रेस जनता से जुड़े हुए पहलुओं को, मुद्दों को छूती है। कांग्रेस पंथ निरपेक्ष पार्टी है, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। और यही हमारी फील्ड वर्किंग है और यही हमारा काम है, यही हमारा ध्येय है। और इसी के बल पे हम दोबारा सत्ता पे आएंगे। जी डॉक्टर मीना जी, 2013 महंगाई में राज भवन में जो 2013 में नृत्य हो रहा है और जो 2013 में माखौल उड़ाया जा रहा है बीजेपी उसका ने यहाँ प्रश्न ही पर पूछ लीजिए इनसे। 43 में से 39 सीट जीती थी 2013 में। 2018 में हालात बदले, कांग्रेस पार्टी ताकतवर बनी, लेकिन तब भी 39 तक नहीं पहुंची। आज जब कांग्रेस सरकार राजस्थान में एक जो परंपरागत पैटर्न रहा है हर 5 साल में बदलने का, ऐसे में ओम सैनी जी, कांग्रेस के सामने एक तो चुनौती है जो मौजूदा सीट है उनको बचाए, और दूसरी चुनौती है कि अगर सत्ता में आना है तो कैसे उन्हें थोड़ा बढ़ाए। ये मुमकिन है इस वक्त कांग्रेस के जो हालात हैं? संगठन की बात करते हैं, जिला अध्यक्षों की स्थिति आपको पता है, पीसीसी है नहीं, बीसीसी है नहीं, जिस तरह की स्थिति है, तो क्या सिर्फ एक मुख्यमंत्री अकेले पूरे राजस्थान को ले चलेंगे अपने साथ? देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझना बड़ा जरूरी है कि 2014 में जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। वो रीजन ये था कि पहली बार किसी ने तो एक पूरा जो एक समुदाय था, भारतीय समाज जिसको कहा जाता था, उसको खंडित किया गया, उसको अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के रूप में विभाजित किया गया। विभाजित होने के बाद में हर जाति के अंदर एक अपनी अपनी पहचान और अपनी अपनी उसकी एक महत्वाकांक्षा पैदा हुई कि उसको पहचाना जाए। उसको जिस तरीके से मैनेज किया, वो मैनेज अपने आप में बड़ा समझ से बाहर था कि इस तरीके से भी हो सकता है। उसमें बहुत से लोग, जैसे बीएसपी का समापन हो गया, जदयू का कहीं पता नहीं रहा, ये इस तरह की पार्टियां, रीजनल पार्टीज कई सारी खत्म हो गई और उसके बाद में जो सिलसिला बना उसका पता है। ये बात अब सारे लोगों को मालूम हो गई कि किस तरीके से 2014 के जो चुनाव परिणाम थे या 2018-19 के जो चुनाव परिणाम थे वो हासिल हुए। उसके बाद में ये भी पता लग गया कि कर्नाटका में किस तरीके से उस सूत्र को, वो जो एक अपनी थ्योरी थी, उसको कैसे किल किया जा सकता है, ये भी पता लग गया। तो अभी जो हमारे यहाँ राजस्थान में जो बड़े नेता जो आ रहे हैं, यानी कि राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, हुडा आ रहे हैं और अमित शाह आ रहे हैं, ये तीनों बड़े नेता हैं भाजपा के, इनको पहचाना जाता है। तो राजस्थान में ये जो सबसे कमजोर जगह मुझे नजर आती है वो मारवाड़ नजर आती है। उसमें विशेष रूप से जो नाराजगी के स्वर हैं, जो आपको बाड़मेर से सुनाई देते हैं, जो आपको इधर जोधपुर के आसपास से सुनाई देते हैं, कुछ प्रभावशाली जमातें हैं जो इस वक्त नाराजगी की उसमें चल रही है, उनको मैनेज करना, उनको साथ में लेना और उनके नेताओं को, उनके जो प्रबंधक है उनको पीछे धकेल करके लाना, ये मुख्यमंत्री का अपना एक अलग किस्म का एक सामाजिक समीकरण बनाने का जरिया है, जिसमें वो सफल भी रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो ये कमजोरी का सिलसिला था। अब भरतपुर में तो 4 मंत्री हैं और एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, जो थे वो भी सब कांग्रेस में आ गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उदयपुर के अंदर जो सिलसिला है वो बहुत अलग किस्म का है। मेवाड़ का जो आदिवासियों का बेल्ट है, उसमें जो 2 लोग हैं उनको भी मुख्यमंत्री ने कल अपनी ओर ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित कर लिया। बीटीपी जो खड़ी हुई थी अलग से, वो पराजित हो गई, गुजरात में पराजित हो गई, उनको सजेस्ट किया कि आप लोग कांग्रेस में आ जाइए। तो ये दौड़ है और आदिवासियों को जितना नजदीकी अपना, क्योंकि आदिवासी का वोट बैंक हमेशा कांग्रेस के साथ में रहा,
सुखाड़िया जी के वक्त में उससे लेकर के थोड़ा सा विचलित हुआ, जिसमें कोशिश की करोड़लाल मीणा जो भारतीय जनता पार्टी में थे तब भी गए, जब अपनी पार्टी बनाई तब भी गए, लेकिन वो वहां कुछ हासिल नहीं कर सके। तो मुझे लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे कमजोर जगह जो नजर आ रही है वो मारवाड़ नजर आ रहा है। और मारवाड़ में बाड़मेर से एंट्री होना और साथ साथ में नाराजगियों को अपने साथ में समेटना एक कांग्रेस के लिए बड़ी संकट का विषय है, जिसको कांग्रेस संगठन निश्चित रूप से समझ रहा है और जान रहा है, जैसा मैं देख रहा हूं उसके हिसाब से। तो वही सब चीजें करने के लिए उसी कमजोर भूमि पर, उसी कमजोर जमीन पर, उसी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके गृह जिले में जाकर बीजेपी ने लोकसभा की सीट अपने खाते में की और मुख्यमंत्री के बेटे को हराया। ये भी एक सच्चाई है और ये हुआ था विधानसभा चुनाव के बाद। तो जो तथ्य है ओम सैनी जी, सवाल ये है कि संभागवार जिस तरह से आक्रमण बीजेपी एकदम आक्रामक अंदाज में अपने तमाम दिग्गजों को, केंद्रीय मंत्रियों को, जो बड़े चेहरे भी हैं और सिर्फ चेहरे ही नहीं है, अपने अपने समाज को साथ लेकर खींचने का जो मादा भी रखते हैं, वो जब यहाँ पर आ रहे हैं प्रदेश में और वो आकर एकजुट करने की पार्टी को और जनता को जब कोशिश कर रहे हैं, तो एक तरफ बहुत बड़ी संख्या है बड़े चेहरों की और एक तरफ यहाँ मुख्यमंत्री अकेले हैं। उनके साथ अगर दो नाम ढूंढने की कोशिश करें तो उस कद के नाम प्रदेश में नहीं दिखते हैं। तो ऐसे में क्या मुख्यमंत्री मारवाड़ में अकेले नहीं पड़ जाएंगे? मेरा सवाल ये है ओम सैनी जी। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सूत्र 2014 में बनाया था राजनीति का, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रव्यापी अपनी हैसियत बनाई थी, एक सूत्र तो छोड़ दीजिए कि पार्टियों को अपने में जब्त कर लेना और उसके बाद में शासन बनाना, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन जिस तरीके से बहुसंख्यकों का एक जोड़ इकट्ठा किया था, वो सूत्र समझ में आने के बाद में उसका तोड़ कर्नाटका में हुआ है। और वही मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान का जो एक अलग किस्म का सारा सामाजिक समीकरण है, उस समीकरण में कैसे समन्वय बिठाया जा सकता है, वो मेरा सोचना यह है कि मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में या भैरव सिंह शेखावत के बाद में अगर किसी आदमी के पास में ऐसा सूत्र है तो वो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री है, जिन्होंने स्थापित किया है। नाराजगियों के इतने स्वर के बावजूद जो आदमी लगातार अपना प्रयास कर रहा है, बाकी चाहे कितनी भी नाराजगी की, मैंने बताया नहीं, कमजोर लगता है। बाड़मेर को जब देखते हैं या फिर जोधपुर के आसपास में देखते हैं, तो जो बड़े प्रभावी परिवार रहे हैं, उनका जो दबदबा रहा है, उनकी जो नाराजगियां हैं, उनको कैसे ठीक की जाए। तो ये काम करना, सोशल इंजीनियरिंग जिसे बोलते हैं, वो मेरा ख्याल है कि वर्तमान मुख्यमंत्री के पास में बहुत बेहतर है। और उनका जो पुत्र हारा था उसका भी कारण पता है, उसका भी बड़ा स्पष्ट है कि 2014 की उसमें अच्छे बह गए। और ऐसे लोग जो 25 सिलेक्ट होकर के गए हैं, वो इसलिए गए हैं, तो इसलिए नहीं कि वो बड़े पॉपुलर थे, उनका बड़ा दबदबा था, इलाके में बड़ा काम किया है, ऐसा कुछ नहीं था। वो वैसे ही था जैसे सन 70 में मिसेस गांधी के साथ में लोग इकट्ठे होकर के और गरीबी हटाओ के लिए इकट्ठे हो गए थे, उसी तरीके से 25 पहुंच गए। लहर बनाने में 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी कामयाब हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि मुख्यमंत्री के बेटे तक चुनाव हार गए उस लहर में, जब 25 के 25 लोकसभा में पहुंच गए थे। सवाल ये है कि एक तरफ तो बीजेपी की ये रणनीति है। महेश शर्मा जी, मैं आपके पास आकर ये समझना चाहती हूँ कि जोधपुर और मारवाड़ से ही जुड़े हुए हरीश चौधरी जो है, वो मुख्यमंत्री को अपनी बात कहने के लिए बार बार चिट्ठियां लिखनी पड़ती है उनको, और वो चिट्ठियां पब्लिक में आती है। यानी कि मारवाड़ के जो चेहरे हैं वो भी उनके साथ नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री के लिए ये रास्ता कितना मुश्किल, और बीजेपी जो सब लोगों को, भले ही उनके अंदर कितनी भी गुटबाजी हो, निश्चित रूप से है, सबको दिख रही है, लेकिन वो गुटबाजी इस तरह से खुलकर वहां पर एक दिन भी एक बयान, एक चिट्ठी, एक स्टेटमेंट कहीं नहीं आता है। कम से कम एक अनुशासन वहां बना हुआ है। तो ये जो अनुशासन है वो बीजेपी की लीडरशिप और बूथ मैनेजमेंट दोनों का जो प्रयास है उसमें काम आएगा, या फिर मुख्यमंत्री अकेले ही इस आंधी में लहर बनाकर इस चुनाव को आगे बढ़ा लेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज राजस्थान की राजनीति में, जहां मारवाड़ से हम इस बात को इसलिए आज चर्चा कर रहे हैं क्योंकि मारवाड़ में रक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं और 43 सीट्स हैं। आज की स्थिति में कांग्रेस वहां बढ़त पर है, लेकिन कांग्रेस
इस बढ़त को बनाए रख पाएगी, या बीजेपी 2013 के हालात जो बनाने के लिए रणनीति बना रही है उस तरफ आगे बढ़ पाएगी? महेश जी, देखिए, जहां तक प्रयास दोनों ओर से चल रहे हैं। सबसे पहले तो ये अगर ये देखें कि दोनों दल जो है इस समय गुटबाजी के शिकार है। जब तक ये दोनों मतलब गुट मिलकर के अगर अपने पार्टी के गुटों को संतुष्ट करके और उन्हें एक मंच पर नहीं लाएंगे, तब तक ये संभव ही नहीं होगा। निश्चित रूप से दोनों ही बड़ा प्रभावित है। अब सवाल आता है कि ये सारी चीजें किया जाए, तो दूसरा है कि जातीय समीकरणों को किस तरह से मतलब साधा जाए। इसमें राजपूत और जाट और ये जितने भी हैं उन समीकरण को कांग्रेस ये मान के चल रही है कि जो अल्पसंख्यक के जो मतदाता हैं या पिछड़े जो वर्ग के जो है वो हमारे साथ ही रहेंगे, ये उनका एक समीकरण ये बना हुआ है। और शायद इसमें मतलब क्या होता है ना, वो जाट मतदाताओं को भी प्रभावित करने की कोशिश करेगी। उसके आधार पे मेन ये मकसद होगा और विष्णुई संप्रदाय को भी साथ में लेने की कोशिश करेगी। एक तो ये वाली चीज है। और मुख्यमंत्री की उपलब्धियां जो उन्होंने खासकर महंगाई राहत और स्थानीय मुद्दे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं राज्य के जो चुनावों में, उसमें राष्ट्रीय मुद्दे इतने शामिल नहीं होते इसकी। लेकिन इसमें भाजपा भी है, तो भाजपा को भी इसी चीज में अभी सामना करना पड़ रहा है। वो भले ही मतलब स्टेटमेंट ना दें, लेकिन भीतर ही भीतर वहां पे भी कई मतलब क्या कहते हैं हॉल हैं, और उस हॉल को पूर्ति के लिए गुटों को एक करने के लिए बूथ जो जहां तक है उनका, हाँ ये बात है, बूथ मैनेजमेंट के मामले में कांग्रेस से कहीं वो 20 पड़ते हैं। और तो इसके लिए बूथ मैनेजमेंट और जातीय समीकरण, गुटबाजी को खत्म करना और राष्ट्रीय मुद्दों के साथ सबसे बड़ा जो मुद्दा बनाया जा रहा है वो ये 3 मुद्दे जो वापस से मुझे लग रहा है कि वो बनेंगे। एक तो ये समान नागरिक आचार संहिता, और दूसरा जो मुद्दा जो मुख्य रूप से बनेगा वो परिवारवाद पे भी होगा, क्योंकि कांग्रेस पे ये आरोप लगा रहे और अब भी आरोप यही लगने वाला है, अभी वो उससे मुक्त नहीं हुई है। और तीसरा जो है वो यहाँ की इनकम्बेंसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जातीय असंतुष्टि, तुष्टि वगैरह इन सब चीजों को फाइंड आउट करके उसके बाद में रणनीति बनाएगी। और ये भी मान कर चलिए कि राजपूत संप्रदाय जो जाति जो है, और ये हुड्डा साहब भी आ रहे हैं, ये सब ये जो चीजें हैं ये एक के बाद एक मुख्य रूप से जातीय समीकरणों को ज्यादा साधा जाएगा और क्षेत्रीय मुद्दों को। और कांग्रेस सरकार की शासन दौरान जो कमियां रही है, चाहे वो कानून व्यवस्था का लॉ हो, चाहे भ्रष्टाचार की रही हो, या जो भी कमियां हैं उन चीजों को उजागर करने की कोशिश की जाएगी। तभी तो ये कहा है कि मध्य प्रदेश में मोदी जी ने कहा है कि भाई इस समय मतलब सिर्फ हमारे को जो है कमल का निशान, तो ये कमल का निशान, समान नागरिक संहिता, तीसरा भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये मुख्य रूप से ये मुख्य और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए यही मुख्य मुद्दा बनेगा। ये तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी और कांग्रेस की जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है, महंगाई राहत के बाद जिसका इम्पैक्ट ही बता रहे हैं बहुत अच्छा पड़ रहा है, अच्छा भी पड़ रहा है। यह इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक इन्होंने आम जनता तक पहुंचा है, इसकी बड़ी लोगों को अभी भी उत्सुकता बनी हुई है कितना हुआ, और उनकी जितने भी मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं उन इम्प्लीमेंटेशन से कितने लोगों को लाभ मिला। और स्थानीय मुद्दे, चूंकि हर व्यक्ति जो चाहता है कि वो कहीं ना कहीं मतलब क्या कहता है राज्य के विकास और क्षेत्रीय विकास की बात करना कोशिश करता है, वहां केंद्रीय मुद्दे और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे कोई प्ले नहीं करते। ठीक है निमिषा जी, एक तरफ क्षेत्रीय मुद्दे हैं, राज्य के विषय हैं, जनता उनको ज्यादा सुनना चाहती है, समझना चाहती है, और वहीं दूसरी तरफ केंद्र की योजनाओं के नाम पर बीजेपी सत्ता में आना चाहती है राजस्थान में। राजस्थान के विषयों को, राजस्थान के मुद्दों को एकजुट होकर पार्टी कहीं एक प्लेटफॉर्म पर लाने में सफल नहीं हुई, ये भी बड़ी सच्चाई है। और इसीलिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। सवाल ये भी है कि मारवाड़ में जब राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं और एक समाज विशेष के लोगों को आप यहाँ पर अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, या वसुंधरा राजे किस भूमिका में नजर आ रही है निमिषा जी?
देखिए, आपने लगातार आपके एक कोटेशन में 2-3 प्रश्न लगातार आए हैं। मैं अपनी शुरुआत से कहूँगी, हम सर्वसमावेशी विकास की ओर बढ़ रहे हैं। आपने कहा कि मारवाड़ जैसा क्षेत्र, मारवाड़ में निश्चित तौर पर हम सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, क्योंकि जिसके घर में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन पहुंचा है, वो किसी जाति के आधार पर ही सभी के, जो जनधन अकाउंट खुले 46 करोड़ से ज्यादा, वो किसी जाति विशेष के नहीं, सबके खुले हैं। चाहे किसान सम्मान निधि हो या अन्य सभी सुविधाएं हैं, वो सर्व समावेशी विकास के तहत की गई है। किसी जाति विशेष का धर्म विभाजन नहीं किया गया है। और आप देखिए, आज भारत जो है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, हेलो। तो उसके पीछे 140 करोड़ देशवासियों का सहयोग है, उनका सम्मान है, जिसको आगे रख करके प्रधानमंत्री जी चलते हैं। जी, अब मैं आती हूँ केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी। मैं आ गई मीना जी, आपके प्रश्न आप प्लीज विदाउट इंटरप्शन मुझे सिर्फ आप 1 मिनट दे दीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के मुद्दों को जन आक्रोश रैली के माध्यम से, जब पूरी 200 विधानसभाओं क्षेत्र में रथ यात्रा निकाली गई, हजारों शिकायतें आई हैं, कुल मिला के लाखों शिकायतें आई हैं, चाहे वो बिजली हो, जल हजारों और हो, लाखों में बड़ा खाद्य फर्क होता है। सुरक्षा हो। हजारों और लाखों में बड़ा फर्क होता है, और लाख देखिए, एक से लेके विधानसभा 90 क्षेत्र से लाख हजारों 99 आई लाख है, तक होते 200 हैं। विधानसभाओं को मिला ले तो निमिषा लाखों हो जी, जाती है। जब हम देखिए प्रवक्ता मीना के जी, रूप में प्लीज मुझे बैठते हैं और इंटरप्ट मत पार्टी करिए, को मुझे रिप्रेजेंट बोलने करते दीजिए। हैं और आप पार्टी मुझे की तरफ बोलने से नहीं हम देंगी तो पक्ष मैं बात रखते हैं। कैसे कह पाऊंगी। और रही जी, बात जो योजनाओं की बात बार बार कांग्रेस के प्रतिनिधि करते हैं, तो 4.5 साल से ना तो कोई योजना बन पाई और ना ही धरातल पा पाई। इसका प्रमाण इन्हीं के विधायकों ने विधानसभा के पटल पे दिया, जी। चाहे वो चिरंजीवी आज योजना हो, आज चाहे वो अन्य सभी सुविधा हो, उन सबकी पोल का ढोल बजाते हैं इनके खुद के विधायक, जो कहते हैं, मुख्यमंत्री सलाहकार कहते हैं कि मस्तिष्क से लेके पैर तक हम भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आप कर्नाटक की बात मत करो, राजस्थान को बचाओ जहाँ बिना भ्रष्टाचार। और एक सर्वे भी हुआ था, इंटरनेशनल करप्शन सर्वे, 76% लोगों ने कहा है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। यहाँ पर गहलोत पे नहीं, गूगल पे, गहलोत पे के नाम से बड़ा पॉपुलर है। और रही बात आप कह रही हैं एकजुट, हम पूरी तरह से एकजुट हैं। वो लोग तो कम से कम ना कहें जो उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री राजस्थान के मुखिया होकर के वर्षों तक एक कौन दूसरे से कह रहा बात है, नहीं करते कौन थे, कह रहा है जो निमिषा लोग जी? कहते ये हैं सवाल किया, वो मैंने एकजुट आपसे है। पूछा है, और हमारी मैंने राष्ट्रीय आपसे पूछा उपाध्यक्ष, है। हमारी जनता राष्ट्रीय जानना उपाध्यक्ष, चाहती है, हमारी जनता सम्मानीय जानना उपाध्यक्ष, चाहती है 2 बार की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मैं आ रही हूँ वसुंधरा उसी पर। राजे, देखिए डॉक्टर जाति मीना विशेष, शर्मा, जिस जाति आप विशेष और को हम अच्छे आज से वाकिफ आज हैं, वो संबोधित हमारी करने के राष्ट्रीय प्रयास से उपाध्यक्ष हैं। झारखंड वसुंधरा से जी लेकर कहाँ के है? जो भी उनको जिम्मेदारी दी गई है, उसको वो पूरी तरह से निर्वहन कर रही हैं। अपनी पारिवारिक व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह सक्रिय हैं। और रही बात, आज हम पूरी गढ़ तरह से में एक हैं, मारवाड़ एकता के अशोक साथ गहलोत चुनावी के गढ़ रण में में उतर रहे हैं, अशोक क्योंकि ये गहलोत के गढ़ में आक्रोश, ये जनता का आक्रोश है। वसुंधरा राजे, बिजली की जब 100 यूनिट अशोक गायब करने गहलोत की कहते बात हैं कहने कि वाली सरकार वसुंधरा बिजली राजे ने नहीं मेरी देती है। सरकार बचाई, हजारों अशोक गहलोत कनेक्शन पड़े कहते हैं इनके, वसुंधरा राजे ने पेंडिंग मेरी कृषि सरकार कनेक्शन। बचाई। आज वसुंधरा हाँ। राजे कहाँ है निमिषा जी? हम ये समझना चाह रहे हैं। देखिए, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारियां हैं उन पर। झारखंड की वो प्रभारी हैं, वहाँ नियमित उनका जाना होता है। राजस्थान की भी नियमित बैठकों में भी आती हैं, मार्गदर्शन देती हैं। रही बात आज का पूछ रही हूँ आप मैं, लोगों तो की, हम तो तो आज अभी भारतीय जनता 24 पार्टी अपने पूरी न्यूज चैनल एकजुटता के साथ 24 चुनावी रण में टीवियां, उतरी हुई है। आज हम जिस और वो दौर में जी कांग्रेस, रहे हैं, जिसने हर अपने मिनट आला हर कमान की नहीं सेकंड सुनी, हमारे पास वो न्यूज सितंबर अपडेट में है। जिस अभी मीटिंग से गायब अभी हो गए, इस वक्त इस्तीफा देने वाली मुख्यमंत्री, कांग्रेस से पूर्व आप प्रश्न मुख्यमंत्री पूछिए, वसुंधरा राजे जहां कहाँ है? जहां मेरा पर सवाल ये सिंगल था, ऑर्डर की जगह मेरा सारे सवाल विधायकों ये के था इस्तीफे हो निमिषा जाते जी, हैं, निमिषा जी इस्तीफे हो प्लीज जाते प्लीज, हैं। आप लोग सवाल को सुनकर उसका जवाब दें आपका प्लीज। सवाल पूछने के बाद मैं जवाब देती हूँ, आपका नहीं सुन पाती, आप बीच में बोल रही है, मुझे नहीं पता, प्लीज रिपीट करिए, क्या बोल रही हैं आप? मैं ये समझना चाह रही हूँ, अशोक गहलोत, मैं नहीं, जनता समझना चाह रही है। हम तो जनता के लिए कार्यक्रम करते हैं ताकि जनता की राजनीतिक जागरूकता बढ़े। जनता ये समझना चाह रही है कि आज जब अशोक गहलोत ये कह चुके हैं कि मेरी सरकार वसुंधरा राजे की वजह से बची थी, और आज मारवाड़ में देश के रक्षा मंत्री पहुंचे हैं, उस वक्त वसुंधरा राजे की क्या स्टैंडिंग है, वो कहाँ है आज? डॉक्टर मीना शर्मा, वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आप उनकी स्टैंडिंग क्या है, आप उन्हीं से पूछिए। मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ठीक प्रवक्ता हूँ, ठीक और ठीक हमारी है। माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के लिए मैं इतना ही कहूंगी,
वो पूरे समर्पण के साथ में, एकजुटता के साथ में आज झारखंड की प्रभारी है और भारतीय जनता पार्टी कर्मठ कार्यकर्ता है। लेकिन मैं इतना कहूंगी, उस कांग्रेस से जरूर पूछिएगा जिसके 90 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे की सरकार से बची इनकी सरकार, और ये आला कमान के निर्णय को दरकिनार करके जिस तरह से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की जद्दोजहद में किसी ने घुसा है, मुझे तो किससे राजस्थान पूछना है, ये आप बता दोगे तो मेरे चैनल के एडिटर मुझे क्या बताएंगे। आप मेरे चैनल के एडिटर के लिए कुछ काम तो छोड़िए, कुछ मेरे लिए छोड़िए, कुछ हमारे पत्रकारों के लिए छोड़िए। ये सवाल तो हम कर लेंगे। अभी तो सवाल मैंने आपसे पूछा कि भाई राजपूत समाज को साधने का जो प्रयास आज आपकी पार्टी कर रही है, और राजनाथ सिंह जी दिल्ली से यहाँ तक पहुंचे। खैर कोई बात नहीं, आपके पास ये जानकारी नहीं है। आपके पास जानकारी अधूरी होगी। लास्ट में जो वो आए थे, वो आते रहते हैं, हमारे रक्षा मंत्री वो आते रहते हैं क्या बोला, आप उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। सवाल मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, मारवाड़ में आपकी पार्टी के भीतर भी बहुत गुटबाजी है। कैसे मुख्यमंत्री और आपकी पार्टी के अध्यक्ष उसे कम करने के प्रयास कर रहे हैं। हरीश चौधरी हर दिन चिट्ठी लिखते हैं, कल राहुल गांधी से मिले हैं। क्या मतलब मारवाड़ में वैसे ही आपके पास बहुत बड़े चेहरे नहीं हैं, उसमें भी जो हैं उनका अगर आपसी गुटबाजी में ही समय निकल जाएगा तो पार्टी का वर्कर किसकी तरफ देखेगा? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है। मारवाड़ में हम सब एक हैं और हमारे आला कमान, हमारे खड़के जी, उनके नेतृत्व में हम सभी लोग काम कर रहे हैं। और जहां तक चिट्ठी लिखने की बात है, तो आज मुख्यमंत्री जी को, चाहे मंत्री हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे विधायक हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, वो चिट्ठी के माध्यम से ही अपनी बात भेजेगा और अपना कार्य को मूर्त रूप देगा। और मैं बिल्कुल निमिषा जी की बातों पे नहीं जाऊंगी, परंतु मैं ये तो जरूर कहूंगी कि राजनाथ सिंह जी 9 साल मोदी सरकार के पूरे होने पर यहाँ आए हैं, तो मैं कहना चाहूंगी 9 साल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सिर्फ मन की बात, उसके अलावा जनता के मन की कहीं कोई बात नहीं सुनी गई। निमिषा जी से जब पूछा गया कि राजस्थान में क्या कार्य हुए, तो जन आक्रोश रैली में कहीं जन दिखाई नहीं दिया। ये मैं जरूर कहूंगी। संगीता जी आप आइए, आपके पास आंकड़े भी होंगे, आपके पास संख्या भी होगी। कांग्रेस पार्टी के सामने इस वक्त एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हर संभाग में वो अपनी मौजूदा सीट को तो बचाए ही, बल्कि बढ़ाने के लिए क्या करे। तो सवाल कांग्रेस पार्टी से जो मैंने आपके साथी से भी पूछा और आपसे भी वापस पूछना चाह रही हूँ जनता की जानकारी के लिए, कि जो आपके पास लगभग नागौर को अगर मिला लेते हैं तो 43 सीट हैं, उन सीट को बचाने के लिए क्या रोड मैप है, क्या आपके पास प्लान है जिससे कि आप बीजेपी के प्लान को फेल कर सकें, पीछे छोड़ सकें? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत संगठन के रूप में 4.5 साल तक सीधी जनता से जुड़ाव रहा, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया और मुद्दों को उठाने के साथ साथ में जनता को लगातार राहत दी। जिन उम्मीदों पे जनता ने हमारे को चुना था, कांग्रेस सरकार को चुना था, वो उम्मीद हमने पूरी करी। जनता के मन में हमारे प्रति विश्वास है। हमें पूरी उम्मीद है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस के द्वारा जो भी उम्मीदवार चयनित करके जनता के बीच में भेजे जाएंगे, तो जनता उनको अवश्य दोबारा अवसर देगी, होगी राजस्थान के अंदर दोबारा कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। कर्नाटक में भी मोदी जी ने खूब रैलियां कर ली, 19 रैली कर ली, 6 रोड शो कर लिए। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी भी राजस्थान में कोशिश कर ले, ये इनके असफल प्रयास होंगे। इन्होंने 4.5 साल तक जनता से दूरी बना के रखी और जनता के काम नहीं किए, जनता को बांटा। सारी जनता ये अच्छी तरीके से जानती है, इसका उनको भुगतना पड़ेगा और जनता अच्छी तरीके से जान गई है कि चुनावी मोड़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी, और जब जैसे चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का रूप वो अलग हो जाता है। और आज सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी के पास में दिक्कत यह है कि उनके पास में जनता के बीच में जाने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में मुद्दा विहीन पार्टी है, इसलिए वो पूरी की तरह राजस्थान के अंदर घुटनों के बल पर रेंग रही है और राजस्थान के अंदर दोबारा कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। जी, लेकिन वो कांग्रेस की सरकार कैसे आएगी, सीट का विश्लेषण क्या है, कैंडिडेट कौन है,
कौन तय करेगा नाम, इन सब स्थितियों को लेकर, इन सब बातों को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 24 पर शाम 6 बजे कल फिर मुलाकात होगी। राजनीति राजस्थान की हर दिन जो आगे बढ़ रही है उसकी हर अपडेट लेकर हम हाजिर होंगे शाम 6 बजे कल। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।